Hello students, welcome to your SST class. I am your teacher Priyanka ma'am. In our last class, we learned about India, that is भारत. हमने जो हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने ये चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5, जिसका नाम था इंडिया दैट इज़ भारत। इस चैप्टर में हमने इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारा इंडिया है, इसका नाम इंडिया कब पड़ा, कैसे पड़ा, किसने इंडिया नाम दिया, किसने भारत नाम दिया, क्या हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया की। ठीक है, ये जैसे एक नेमिंग सेरेमनी होती है, उसी तरह से हमारे इंडिया की जो नेमिंग सेरेमनी थी वो किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से वो स्टार्ट हुई, और हमारे इंडिया को भारत करना या इंडिया कहना हमने कैसे शुरू किया। ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया था आपको। मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट जो पोर्शन था, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था, उसको सप्त सिंधु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था उसको? सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु का मतलब था लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, 7 नदियों की भूमि, उसको सप्त सिंधु कहा गया। और जो ऋग्वेद में नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था उसको ये नाम दिया गया। इसके अलावा जो इंडिया में जैसे जैसे टाइम ने प्रोग्रेस किया, वैसे वैसे इंडिया के जो अदर स्टेट थे उनके भी नामों की शुरुआत हुई। और फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने पढ़ा था कि महाभारत के अंदर बहुत से जो हमारे पुराने स्टेट हैं या जो हमारे अभी लेटेस्ट जो हमारे स्टेट हैं, उनके पहले क्या नाम थे, उन सब नामों के जो भी एक उनका नामों का जो वर्णन है, उनके बारे में जो बताया गया है, वो महाभारत में बताया गया था। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कश्मीर जो है हमारा मॉडर्न का जो कश्मीर है, मॉडर्न डे कश्मीर, उसको कश्मीरा कहा गया। जो हरियाणा है हमारा, उसके किसी पार्ट को कुरुक्षेत्र कहा गया। ऐसे बंगाल को बंगा कहा गया। जो मॉडर्न असम है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे जो असम है, उसको पराग ज्योतिषा कहा गया। इसी तरह से कच्छ को कच्छ ही कहते थे, और जो केरला है उसको भी सिमिलर था केरला। इस तरह से हमने जाना कि हमारे जो इंडिया में जो हमारे अदर स्टेट्स थे, उनको किस नामों से जाना गया बाद में। ठीक है, इसके अलावा हमने और चीज़ें देखी थी कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो हमारे इंडियन टेक्स्ट हैं एंशियंट, उसमें इंडिया के लिए दो दो एक वर्ड्स का यूज़ हुआ है जिन्हें हम की टर्म्स कह सकते हैं, और ये हमने यूज़ किए थे महाभारत में। जैसे फर्स्ट था भारतवर्षा एंड सेकंड था जम्बूद्वीपा। तो हमारे जो स्कॉलर्स थे वो इस चीज़ को मानते थे कि मे बी कुछ सालों, कुछ शताब्दियों पहले ही भारत का जो नाम है और भारत की जो नेमिंग हिस्ट्री है, वो महाभारत में लिखी हुई है। इसी तरह से भारतवर्ष के बारे में हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष क्या है, कि जो एंटायर सब कॉन्टिनेंट था, एंटायर सब कॉन्टिनेंट का मतलब है नॉर्थ में हिमालयन से लेकर साउथ में सीज तक, जो अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इस पूरे एरिया में जो सब कॉन्टिनेंट हमारा था, इसको हमने भारतवर्ष नाम दिया। ठीक है, द भारत। और जो हमारी जो वैदिक सभ्यता है, जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में जो प्राइमरी ग्रुप मेंशन किया गया, वो मेंशन किया गया भारतास का, मतलब भारत में रहने वाले लोगों का। ठीक है, इसके अलावा जम्बूद्वीप भी हमने नाम पढ़ा था एक। तो जम्बूद्वीप का मतलब हमने पढ़ा था कि द आइलैंड ऑफ द जामुन ट्री। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इंडिया को जो सिंबलाइज कर रहा है कि जामुन ट्री, उसी उसी के रेफरेंस पर जो इंडिया था उसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया। और ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था सम्राट अशोक के टाइम पे। ठीक है, तो सम्राट अशोक के टाइम पे मैनी ऐसे इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिसमें हमें ये मालूम चलता है कि इंडिया का नाम जम्बूद्वीप था। ठीक है, इसके अलावा अब इसके आगे का जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, और आराम से इस चैप्टर को पढ़ते जाइए। और देखिए, जितना ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, आपको चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर चैप्टर समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से क्वेश्चन आंसर्स आपके याद हो जाएंगे। तो चैप्टर को आराम से अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम शुरू करें। A few centuries later, भारत became the name generally used for the Indian subcontinent. अब फिर कुछ सेंचुरीज के बाद जो भारत है, भारत जो नेम है, ये बहुत ही एक कॉमन नेम हो गया था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, बहुत कॉमनली ये यूज होने लगा था। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, है ना।
इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराण वी रीड। अब देखो, हमने महाभारत पढ़ लिया, ऋग्वेद पढ़ लिया। अब इसी तरह से जो हमारा एक पुराना इंडियन टेक्स्ट था, एंशियंट टेक्स्ट था विष्णु पुराण, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें देखो संस्कृत में लिखा हुआ था, यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षवम तद भारतम नामा। कि इसको ट्रांसलेट किया गया, दिस ट्रांसलेट टू द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। कि ऐसा देश जो कि ओशियंस के उत्तर में एंड स्नोई माउंटेन्स के दक्षिण में फैला हुआ था, उसको भारत कहा गया। देखो, मैंने आपको ना मैप के साथ बहुत अच्छे से समझाया था पहले, मैं वापस बता देती हूँ उस मैप से आपको कि ये जो पोर्शन है, ये साउथ का पोर्शन है पूरा, ओके। ये है अरेबियन सी एंड ये है बे ऑफ बंगाल। इसी तरह से ऊपर का जो नॉर्थ का पोर्शन है, वहाँ कौन सी रेंज थी? हिमालय रेंज। तो इसी में ये बोल रहा है कि हमारे जो विष्णु पुराण है उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में कि समुद्र के, ओशियंस के नॉर्थ में मतलब हिमालय रेंज, और हिमालय रेंज स्नोई माउंटेन मतलब हिमालय रेंज, कि स्नोई माउंटेन जो है उसके साउथ में जो जितना भी रीजन फैला हुआ था, उस पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया? भारत कहा गया, ओके। दिस नेम रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। और ये जो नाम है, ये हम आज भी सुनते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी बोलते हैं। इन नॉर्दर्न इंडिया, इंडिया इज जनरली रेफर्ड टू एज भारत, while in South India the name Bharatam is used to refer to our country। देखिए, इन नॉर्दर्न इंडिया, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे जनरली इंडिया को भारत कह के रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे इंडिया को भारतम कहा जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न में हम लोग जब किसी को ग्रीटिंग देते हैं, जब किसी से मिलते हैं, तो हम नमस्कार बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं। इसी तरह से जब साउथ में जो लोग ग्रीटिंग्स देते हैं, जनरली साउथ के लोग नमस्कार की जगह नमस्कारम प्रयोग करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? नमस्कारम। इसी तरह से उन्होंने भारत के लिए भारतम शब्द को उपयोग किया, ओके, उसको यूज़ किया। इट इज़ फैसिनेटिंग। देखिए, फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। मैं इसलिए बताती हूँ आप लोगों को ये जो सिनोनिम्स हैं, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, वो उसको इजी वे में समझ पाएँ, ओके। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी मीनिंग का मतलब आपको नहीं मालूम है उसको ऐसे अंडरलाइन करके और वहाँ लिख लीजिएगा, ओके। तो इट इज़ फैसिनेटिंग दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री शेयर्ड अ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज जोग्राफी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि हमारे कंट्री के जो डिफरेंट एरियाज थे, डिफरेंट पार्ट्स थे, वो भी पूरे इंडिया की जोग्राफी का सिमिलर रूप से इसको शेयर करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एन एंशियंट तमिल पोयम फ्रॉम अबाउट 2000 years ago praise a king whose fame extended from the Indian subcontinent, Cape Kumari in the south, from the Great Mountain in the north, from the oceans on the east and on the west। देखिए, ये बोल रहा है कि हमारा जो इंडिया है या हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो उसमें ये सिमिलर चीज़ है कि वो पूरे इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसकी एक आपसी मैच्योरिटी, एक जो समझ है, उसको वो लोग शेयर करते हैं। जैसे कि एक एंशियंट तमिल पोयम है जो कि 2000 ईयर्स पुरानी है। उसमें एक राजा को प्रेज किया गया है। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना। एक राजा की तारीफ की गई है, उसके फेम को बहुत एक्सटेंड किया गया है, फेम को बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? कि फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट केप कुमारी इन द साउथ, कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ में जो केप कुमारी है, कन्याकुमारी आप सब लोगों ने सुना हुआ है, हम वहीं की बात कर रहे हैं। जो साउथ में जो केप कुमारी है, वहाँ से लेके फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, यहाँ से यहाँ तक, साउथ में केप कुमारी से लेके ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ तक, एंड फ्रॉम द ओशियंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट। और फ्रॉम द ओशियंस, वेस्ट में है हमारा अरेबियन सी एंड ईस्ट में है हमारा बे ऑफ बंगाल। यहाँ तक उस राजा का जो फेम था, उसकी जो प्रसिद्धि थी, वो फैली हुई थी, ओके। यू कैन प्रोबेबली मतलब होता है लगभग, शायद। यू कैन प्रोबेबली आइडेंटिफाई द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ एंड केप कुमारी इन द साउथ। ठीक है, हम जो इंडिया का मैप है उसमें हम आराम से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे नॉर्थ
नॉर्थ में माउंटेन्स हैं और कहाँ पे साउथ में केप कुमारी है। It seems that ancient Indians had a remarkable knowledge of their geography. इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो हमारे एंशियंट लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे प्राचीन लोग थे, उन लोगों के अंदर इंडियन जो हमारा इंडिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, उसकी ज्योग्राफी की पूरी समझ थी। उन्हें पता था कि कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ साउथ है, कहाँ पे सीज है, कहाँ पे हिमालय रेंज है। ओके, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको चैप्टर आराम से समझ जाएगा। ठीक है, हम आप आगे पढ़ने वाले हैं इंडिया दैट इज भारत। A constitution is a document that outline the fundamental principles and laws of nation is known as a constitution। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आई थिंक आप सब जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हमारे लिए एक एक बुक है या एक रिकॉर्ड है हमारा, जिसमें हमारे इंडिया के रूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए रूल्स लिखे हुए हैं कि हमें कैसे कैसे हम इंडिया में रह सकते हैं, हमारा काम कर सकते हैं, और कैसे एक जो गवर्नमेंट है वो अपना काम करती है। ठीक है, तो एक तरह से वो एक आउटलाइन है। ठीक है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, किसी भी देश के जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, उसकी एक आउटलाइन है जिसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड इन 1950। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में उसको पूरा हुआ था, वो बना था। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछ रही हूँ कि हम 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए, आर्टिकल 1 ऑफ द इंग्लिश वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद द वर्ड्स इंडिया दैट इज भारत। कि जो हमारा आर्टिकल 1 है, धीरे धीरे आप जब आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे, वहाँ आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आर्टिकल होते हैं रूल्स, आर्टिकल्स होते हैं कि कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसमें नंबर्स जो डाले हुए हैं कि जैसे 1 नंबर है, इस पे हमने ये लिखा हुआ है, नंबर 2 पे हमने ये लिखा हुआ है, नंबर 3 पे हमने ये लिखा हुआ है। इसी तरह से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, और उनमें हमारे लिए जो हमारे इंडिया के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं, बातें लिखी हुई हैं। और इसी तरह से जो आर्टिकल 1 है ऑफ द इंग्लिश, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंग्लिश वर्जन है, उसके आर्टिकल 1 की शुरुआत ही ऐसे होती है, इंडिया दैट इज भारत। लेटर आर्टिकल्स लिस्ट द नेम्स ऑफ टेरिटरीज। देखिए, टेरिटरीज का मतलब होता है स्टेट्स एंड रीजन। किसी भी कंट्री के जो स्टेट और रीजन्स होते हैं उनको मिला के क्या कहा जाता है? टेरिटरीज कहा जाता है। बिलोंगिंग टू द कंट्री, बाद में जो और आर्टिकल उसमें ऐड हुए, उसमें जो इंडिया के अदर स्टेट्स थे, अदर रीजन्स थे, उनको उसमें ऐड किया गया। अब फिर से हम पढ़ेंगे, ये दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। देन, डिड यू नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन बोथ नेम्स इंडिया एंड भारत राइट इन द बिगिनिंग। ये बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत में ही इंडिया के लिए दोनों ही वर्ड्स का, दोनों ही नामों का यूज़ हुआ है, इंडिया और भारत। इंडिया इज स्टिल नोन है, स्टिल मतलब अभी तक, इंडिया को अभी तक हम ऐसे ही जानते हैं। देन ही से व्हाट डज इट से, कि अच्छा ये क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है। यहाँ डब्ल्यू जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में दिखा हुआ है, इसका मतलब है व्हाट। इन द इंग्लिश वर्जन इट सेज इंडिया दैट इज भारत। कि जो इंग्लिश वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। एंड इन द हिंदी वर्जन इट्स रिटन एज भारत अर्थात इंडिया। ये जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। देन ही सेड दैट्स सो इंटरेस्टिंग, इट शोज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्नॉलेजेस बोथ आवर हेरिटेज एंड मॉडर्न इमेज। कि ये कितना इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे हेरिटेज को और हमारी जो मॉडर्न इमेज है इंडिया की, उन दोनों की वो जानकारी रखता है, उसको वो दोनों को मेंशन करता है। एग्जैक्टली, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इंडियाज हेरिटेज एंड इट्स प्रेजेंट आइडेंटिटी। कि बिल्कुल ये परफेक्ट ब्लेंड है। ब्लेंड क्या होता है? हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, वो चीज़ ब्लेंड हो जाती है, मतलब आपस में घुल जाती है। उस तरह से जो हमारा इंडिया है
उसमें भी हेरिटेज को और जो मॉडर्न टाइम है इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ठीक है, समझ गए? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका ये छोटा सा हमको ये इमेज दिया हुआ है, और अगर हम गौर से देखेंगे ना तो इसकी शुरुआत में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ फॉरेनर्स नेम इंडिया। देखिए अब तक हमने पढ़ा कि जो इंडियन जो एंशियंट लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया, किस नाम से रिप्रेजेंट किया। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे हाउ फॉरेनर्स नेम इंडिया। जो भी फॉरेनर्स थे, जो भी ट्रैवलर्स थे जो हमारे इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ के कल्चर को देखा, यहाँ की चीज़ों को पढ़ा, जाना, और फिर उन्होंने हमारे इंडिया को किस क्या नाम दिया, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey Arjun, do you that the foreigners who came to India called it by their own names? अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि जो फॉरेनर्स थे उन्होंने इंडिया में आने के बाद इंडिया को अपने नाम दिए। ओके, देन अर्जुन से डिड दे, क्या अच्छा, कि व्हाट वर दीज नेम्स, कि अच्छा क्या नाम दिए उन्होंने। देन ही सेज वेल द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस which ancient Persian travelers first encountered when they first came to India. They used the term Hind to describe the region. कि well the name India comes from the river Indus, कि जो इंडिया नेम है ये कहाँ से आया है, ये नेम हमें मिला है इंडस रिवर से। इस चीज़ को अब अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो इंडिया का जो नेम है, इंडिया जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड आया है फ्रॉम द रिवर इंडस विच एंशिएंट पर्शियन ट्रैवलर फर्स्ट एनकाउंटर्ड व्हेन दे फर्स्ट केम टू इंडिया। और ये किसने बोला कि ये इंडस रिवर है एंड ये इंडिया है। तो जो फर्स्ट पर्शियन जो है फारसी लोगों को बोला गया है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जैसे जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियंस हैं, जो अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिकन्स हैं, इसी तरह से जो ग्रीक थे वो ग्रीक्स थे, और जो पर्शियन लोग हैं उनको हमने, फारसी जो लोग थे उनको हमने क्या कहा गया, क्या कहा हमने, पर्शियन, जो पुर्तगाली थे। ठीक है, तो वो जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे तो उन्होंने इंडस रिवर को देखा, और इंडस रिवर को देखकर उन्होंने हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसको नाम दिया उन्होंने इंडिया। ओके, दे यूज द टर्म हिंद टू डिस्क्राइब द रीजन। तो उन्होंने इस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड यूज किया, हिंद। ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तो इंडस नाम दिया। ठीक है, इंडिया नाम दिया इंडस रिवर के थ्रू। और अब ये जो हिंद है ना, इसके बारे में आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, उससे पहले आप आगे पढ़िए। ओह, सो द नेम इज रिलेटेड टू द इंडस रिवर, दैट्स कूल। ओह अच्छा, तो ये जो नाम है इंडिया, ये इंडस रिवर से रिलेटेड करता है। Yes, later when European explorer came, they continue using the term and over time it became the name we know today. कि हाँ, जब बाद में यूरोपियन आए, देखिए फर्स्ट टाइम कौन आया था इंडिया में, जो फॉरेनर्स थे, फर्स्ट फॉरेनर्स कौन थे, पर्शियन थे। उन्होंने इंडस रिवर के थ्रू इंडिया नाम दिया, और हमारे जो किसी रीजन को जब डिस्क्राइब किया तो उसको उन्होंने हिंद के नाम से डिस्क्राइब किया। इसी तरह से बाद में जब यूरोपियन आए, और यूरोपियन उन्होंने जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने जो इंडिया के लिए जो इंडिया वर्ड जो यूज़ हो रहा था उसको उन्होंने कंटिन्यू करा, और आज हम लोग भी हमारे भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं। दैट मेक सेंस। सो फॉरेनर्स रियली स्प्रेड द नेम, कि अच्छा मतलब जो फॉरेनर्स थे उन्होंने रियली इस नेम को स्प्रेड किया, इस नेम को फैलाया है। द पर्शियन एंशिएंट इनहेबिटेंट्स, देखिए इनहेबिटेंट्स होते हैं किसी भी एरिया में रहने वाले लोग, किसी भी जगह के रहने वाले लोग। जो पर्शियन थे प्राचीन निवासी थे ऑफ ईरान, कहाँ के थे वो, ईरान के थे। वर द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया, वो फर्स्ट फॉरेनर थे जिन्होंने इंडिया वर्ड को मेंशन किया। इसको हम हाईलाइट करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि दैट पर्शियन एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान were the first foreigners to mention India. In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the Indus River region. कि देखिए क्या हुआ, जो 6th सेंचुरी में जो एक पर्शियन एम्परर मतलब होता है शासक, किंग। ओके, जो पर्शियन एम्परर था उसने जो इंडस रिवर थी
इंडस रिवर को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन चलाया। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन मतलब होता है, मिलिट्री मतलब जानते हैं आप, सैन्य अभ्यास, सैनिक जो होते हैं ना, उनको लेके एक कैंपेन चलाया और इंडस रिवर पर उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अर्लियर नोन एज सिंधु, जिसको पहले किससे जानते थे हम, सिंधु। आप सब जानते हैं, सिंधु नाम से आप सब लोग परिचित हैं, आप सब लोग जानते हैं। इन देयर रिकॉर्ड्स दे अडॉप्टेड द नेम टू हिंद, हिडू और हिंदू। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट, इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन, प्लीज हाईलाइट दिस लाइन, कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन द टर्म हिंदू वाज प्योरली ज्योग्राफिकल एंड नॉट रिलेटेड टू द हिंदू रिलीजन। कि जो सिंधु था, देखिए हिंदू जो पर्शियन लोग थे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम था कि वो जो लोग थे, वो लोग अपनी लैंग्वेज में सिंधु के लिए हिंदू वर्ड यूज़ करते थे। आई मीन टू से दैट कि वो लोग जो पर्शियन ट्रैवलर्स थे, पर्शियनों की जो लैंग्वेज थी उसमें एस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एच के साथ होता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिंधु रिवर थी उसको उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में उन्होंने हिंद, हिडू और हिंदू, इन वर्ड्स को उन्होंने अडॉप्ट किया, इन वर्ड्स को उन्होंने लिखा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो एंशियंट पर्शियन उन्होंने जो टर्म दिया हिंदू वाज नॉट रिलेटेड टू द हिंदू रिलीजन। ठीक है, ये जो हिंदू जो टर्म था वो एक्चुअल में उन लोगों ने सिंधु रिवर के लिए वो लोग यूज़ कर रहे थे। Drawing from Persian sources, the Greeks referred to the region as Indoi और Indic। देखिए, जैसे पर्शियंस ने हिंदू यूज़ किया, वैसे ही जब ग्रीक आए उन्होंने हमारे रीजन के लिए इंडोई, क्योंकि इंडस रिवर से मेंशन था, इंडोई और इंडिक वर्ड यूज़ किया। They omitted the initial H from Hindu because their language lacked the letter H। They omitted इनिशियल एच फ्रॉम हिंदू बिकॉज देयर लैंग्वेज लैक्ड द लेटर एच। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने हिंदू, सिंधु जो चीज़ वर्ड था उसको हिंदू में कन्वर्ट करा बिकॉज उनको नॉलेज नहीं था लैंग्वेज का। ओके, द चाइनीज हु आल्सो इंटरेक्टेड विथ इंडिया रेफर्ड इट टू एज यिंतू और हिंदू इन देयर टेक्स्ट। देखिए, फिर चाइनीज आए और चाइनीज़ों ने अपने जो टेक्स्ट थे, अपने जो ग्रंथ थे, उसमें इंडिया को यिंतू और हिंदू वर्ड से उन्होंने डिस्क्राइब किया। दीज नेम इवॉल्व फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग प्रोग्रेशन। देखिए, सबसे पहले सिंधु वर्ड यूज़ आया, सिंधु रिवर, देन हिंदू वर्ड यूज़ हुआ फ्रॉम द पर्शियन, देन इंडू वर्ड यूज़ हुआ फ्रॉम द ग्रीक्स एंड देन लास्ट में चाइनीज़ों ने यिंडू वर्ड यूज़ किया। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये प्रोग्रेशन चीज़ें हैं, प्रोग्रेशन थिंग है हमारे इंडिया की, हमारे इंडस रिवर की। दिस लिंग्विस्टिक जर्नी शोज हाउ द नेम इंडिया टुक शेप थ्रू इंटरेक्शन विद वेरियस फॉरेनर्स सिविलाइजेशन। कि ये जो जर्नी थी लिंग्विस्टिक जो जर्नी थी, लिंग्विस्टिक होता था लैंग्वेज, जो ये जर्नी थी जिसमें अलग अलग एरियाज़ के जो लोग हमारे इंडिया में आए, जो फॉरेनर्स आए, उन सब ने अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के थ्रू, उस लैंग्वेज के बेसिस पर हमारे इंडिया को अलग अलग नाम दिए, जो कि आपने पढ़ लिया है, सिंधु, हिंदू, इंडू एंड यिंदू। ठीक है, हे अर्जुन, हैव यू हियर्ड अबाउट द चाइनीज ट्रेवलर हु केम टू इंडिया इन द 7th century CE। क्यों बोलती है कि अर्जुन, क्या तुमने सुना है कि 7th century CE में हमारे इंडिया में कौन चाइनीज ट्रेवलर आया था? Then Arjun said yes, he spent 17 years here, traveling across India, meeting scholars and collecting Buddhist texts। कि यस, मैं जानता हूँ कौन आया था। उन्होंने हमारे इंडिया में 17 years स्पेंड किया, ट्रैवल, पूरे इंडिया को ट्रैवल किया, लोगों से मीटिंग की, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनसे मीटिंग की, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको उन्होंने कलेक्ट किया। देन ही रिटर्न टू चाइना, और फिर वो चाइना चले गए एंड ट्रांसलेटेड all those manuscripts from संस्कृत into Chinese। और फिर उन्होंने जो इंडियन जो टेक्स्ट थे, जो इंडियन लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में जो इंडिया के टेक्स्ट थे, उनको उन्होंने वहाँ जाके अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। ओके, एग्जैक्टली
Shunzheng. Shunzheng wasn't the only Chinese scholar to visit India though. हाँ, लेकिन केवल शुंजेंग नहीं था, जो केवल एक स्कॉलर नहीं था जो इंडिया में आया था, और भी आए थे. Many others came over the centuries drawn by the lane of the Buddha. ठीक है. इसके अलावा और लोग भी जो थे, मतलब ये उसको बता रही है ये चीज़ कि हाँ मैं जानती हूँ कि जो चाइनीज़ लोग थे वो हमारे इंडिया में आए और उन्होंने हमारे इंडिया को अपने जो इंडियन टेक्स्ट थे हमारे, उन इंडियन टेक्स्ट को उन्होंने बहुत अपनी लैंग्वेज में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया. ओके, आई थिंक मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा. अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं. और इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में पढ़ते वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें. मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स करूँगी ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं. ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपको इसको चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे किस तरह से जो सुनजैंग थे वो केवल अकेले चाइनीज स्कॉलर नहीं थे जो इंडिया में आए, उनके अलावा बहुत से स्कॉलर थे. और वो क्यों आए थे? बाय द लैंड ऑफ द बुद्धा, क्योंकि बुद्ध की जो भूमि थी वो उनको आकर्षित कर रही थी, वो उनको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ. दैट्स फैसिनेटिंग. मैंने बताया था फैसिनेटिंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग. आई आल्सो हियर द चाइनीज हैड अनदर टर्म फॉर इंडिया, तिनजाओ. प्लीज हाईलाइट दिस लाइन कि चाइनीज हैड अनदर टर्म फॉर इंडिया, तिनजाओ. चाइनीज ने इंडस रिवर के लिए यिंदू और यिंतु वर्ड को यूज किया किसी रीजन के लिए, रेफर करने के लिए. ओके, इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के लिए एक और वर्ड यूज किया, वो वर्ड था तिनजाओ, डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु टू, जो कि सिंधु से था. ओके, नाउ लास्ट हिंदुस्तान. अ मोर रिसेंट नेम वाज फर्स्ट यूज्ड इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स एगो. देखो, हिंदुस्तान ये बहुत ही कॉमन नेम है. हम सब जानते हैं कि हम हमारे इंडिया को भारत के साथ साथ हिंदुस्तान भी कहते हैं. बट ये नाम कहाँ से आया? किसने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया, हिंदुस्तान? तो ये जो वर्ड था हिंदुस्तान, वो लगभग 1800 ईयर्स पहले जो पर्शियन लोग थे उनकी तरफ से ये वर्ड यूज़ हुआ. Later on, this became the term used by the most invaders of India to describe the Indian subcontinent. और बाद में ये जो वर्ड था हिंदुस्तान, ये बाद में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो बाद के जो लोग थे जो इंडिया आ रहे थे, या इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया और ये वर्ड था हिंदुस्तान. ओके, various names have been used to describe the Indian state, yet this does not undermine its unity and being. देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा इंडिया है इसके वेरियस नेम थे, सब ने अलग अलग नाम दिए. किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने हिंदू बोला, किसी ने इंदू बोला, किसी ने इंडोई बोला, किसी ने तिनजाऊ बोला, किसी ने इसको हिंदुस्तान बोला, किसी ने भारत बोला. बट जो इंडिया का कल्चर था, या इंडिया की जो यूनिटी थी, जो इंडिया की जो एक ब्यूटी है कि यूनिटी है यहाँ पे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया. वो जैसी थी वैसी थी. श्री अरबिंदो रोट इन 1908, मतलब 1908 में, 1908 में जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब हमने ये नाम पढ़ा था, श्री अरबिंदो. मैंने बताया था कि ये हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने हमारे इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी थी. तो इन्होंने एक पोयम लिखी और उस पोयम में, या इन्होंने एक इन्होंने एक इंडिया के बारे में लिखा और इन्होंने कहा कि यूनिटी इज ऑफ द हार्ट एंड स्प्रिंग्स फ्रॉम लव. कि जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, वो जो हमारे किस मन का, हमारे किसी भी जो लव है हमारा, उसकी क्या होती है, वो एक तरह से खूबी होती है, खूबसूरती होती है. और हमारे इंडिया की जो खूबसूरती है वो क्या है, हमारे इंडिया की जो ब्यूटी है वो है यूनिटी. ओके, डिस्पाइट इट्स शिफ्टिंग बाउंड्रीज, चेंजिंग नेम्स एंड altering identities, its core values have always remained the same. कि चाहे आज इन मॉडर्न टाइम इंडिया की बाउंड्री शिफ्ट हो गई,
नेम में चेंजेस आ गए, आइडेंटिटी चेंज हो रही हैं, बट जो कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू मतलब होता है कि जो इंटरनल जो वैल्यू है, जो मेन वैल्यू है इंडिया की, वो अभी भी सेम है। और वो वैल्यू क्या है हमारे इंडिया में? क्या है हमारे इंडिया में? अ, आपस में प्यार है, एकता है, तो वो आज भी सेम है। जैसी वो पहले थी वैसी वो आज है। ओके, तो आपका चैप्टर खत्म हुआ। आई थिंक आपको चैप्टर समझ आया होगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया है बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाया है, और मुझे विश्वास है कि आप सब ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, ध्यान से पढ़ा है। देखो बच्चों, कोई भी बुक ले लो, चाहे आप एसएसटी ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कुछ भी ले लीजिए। जब तक आप अपनी बुक के चैप्टर्स को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको बुक चैप्टर समझ नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चन आंसर मतलब कर ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स को रटने से अच्छा है कि आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, उसको समझें, और फिर आप देखना कि जब जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। अब मुझे अगर ये चैप्टर जो है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ा है और आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए ये छोटी सी इसके अंदर एक ये इसका एक्टिविटी है, इसको कर लेते हैं, एक्सरसाइज है। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप खुद से करेंगे। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत आराम से पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ा है, तो आप सारे जो है ना अच्छे से आपको करने हैं। और जो नहीं समझ आए आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दूंगी, रिप्लाई दूंगी। तो चलिए छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हु वर द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया? कौन थे फर्स्ट फॉरेनर जिन्होंने इंडिया का जो नाम है वो मेंशन किया? द ग्रीक्स, द चाइनीज, द पर्शियन, द रोमन्स। तो इसका आंसर है, आई नो आप सब जानते हैं, पर्शियन, द पर्शियन। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट नेम डिड द पर्शियन अडॉप्ट फ्रॉम दैट सिंधु टू रेफर टू इंडिया? कि जो पर्शियन थे उन्होंने सिंधु को किस नेम से, सिंधु जो था नेम, उसको इंडिया के लिए किस नेम से उसको रेफर किया? तो मैंने बताया था कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम था, लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो एस को एच पढ़ते थे, एस को एच बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु को क्या नाम दिया? हिंद और हिंदू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द टर्म यूज्ड बाय द चाइनीज फॉर इंडिया? जो चाइनीज थे उन्होंने हमारे इंडिया के लिए क्या टर्म यूज किया? ये भी मैंने जिस पढ़ाया है, हिंदू। ओके, नाउ लास्ट, which term was first used in a Persian inscription about 1800 years ago to describe the Indian subcontinent? It's very simple question. Its answer is Hindustan. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, इसकी एक्सरसाइज आप करिए अच्छे से, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए, आपका रिवीजन हो, आपको पता लगे कि आपने कितना चैप्टर पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी वो हमारी क्लास आएगी चैप्टर 6 के बारे में, जो कि रहेगा द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। आई नो कि आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा एसएसटी पढ़ने में, बट बेटा आप यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से मॉडर्न टाइम से और अपनी जनरल लाइफ से अगर इसको हम लोग रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा जानने में कि आखिर हमारा इंडिया पहले कैसा था, या हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जैसे बाकी काम मन लगा के करते हैं ना, ऐसे इस काम को मन लगा के कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।